नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल देश में दो तरह की खबरें आ रही और दोनों ही खबरें इस देश के लिए बेहद नुकसानदेह। अब मिसाल के तौर पर यूपी के संभल से खबर आती है कि साहब हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया, मस्जिद को लेकर कर्फ्यू जैसी स्थिति है और पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है संभल में, और भी शहरों में तनाव है। और एकदम से खबर आती है उसी के साथ साथ कि साहब अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है, कहीं 100 रुपया ना हो जाए डॉलर, और फिर एकदम से शेयर मार्केट ध्वस्त होने लगता है। 94 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो जाते हैं 6 महीने में। अब कल सोमवार की रात को अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि नागपुर, जहां कभी दंगे नहीं हुए, 300 साल में जहां दंगे नहीं हुए, उस शहर में औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदू मुस्लिम भिड़ गए, आगजनी हुई, बहुत कुछ हुआ नागपुर में। और आज सुबह मंगलवार को मैं खबर पढ़ता हूं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है और ज़्यादा जर्जर हो रही है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड लो पर है। अब सिर्फ उत्पादन ही कम नहीं हो रहा है, जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो भी बंद होती चली जा रही हैं। और जो आंकड़ा बताता है कि साल भर के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत के, जो रीढ़ है हमारी आपके फाइनेंस की, देश की एक्सपोर्ट्स, 4.5 बिलियन डॉलर की कमी आई है। रुपए में कन्वर्ट करूं तो 37,350 करोड़ रुपए की चपत लगी साल भर में। तो एक तरफ दोस्तों हिंदू मुस्लिम जो है वो फीवर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, देश में माहौल खराब हो रहा है, और दूसरी तरफ जो देश की माली हालत है वो कमज़ोर होती जा रही है। दंगे बढ़ रहे हैं, माली हालत कमज़ोर होती जा रही है। ये हाल है देश का। अब दोस्तों, इतने मुश्किल हालात में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, ये 3 घंटे का इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं एक यूट्यूबर के साथ जो विदेश से आया है। 3 घंटे, आधे घंटे का इंटरव्यू नहीं, 1 घंटे का नहीं, 3 घंटे का इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। और इससे पहले वो मॉरिशस में 2 दिन बिता के आए। मॉरिशस जैसे आप कह सकते हैं पिकनिक स्पॉट पर, वहाँ पर वो कुंभ मेले से गंगा जल लेके गए थे राष्ट्रपति के लिए, 2 दिन वहाँ रहे। उससे पहले वो 2 दिन गुजरात में थे, जंगल सफारी कर रहे थे, कभी जूनागढ़ के गिर लाइन देख रहे थे, उनकी तस्वीरें खींच रहे थे, या फिर जामनगर में वनतारा में थे, अंबानी साहब के बेटे के प्राइवेट जू में थे, कहीं चीते को दूध पिला रहे हैं तो कहीं शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। फुल मूड में थे, मस्ती में थे मोदी जी। सवाल इस बात का है जो बहुत हद तक चौंकाता है मुझे भी और आपको भी, कि 3 घंटे का आप इंटरव्यू दे रहे हैं और उस 3 घंटे में कहीं भी इकोनॉमी के बारे में, रुपए के गिरते मूल्य के बारे में, शेयर मार्केट चौपट हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, इंपोर्ट हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस पर एक लाइन नहीं है। अब दोस्तों, जो सवाल है वो ये है कि क्या देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मुश्किलों से, मुसीबतों से, जो देश की मुसीबतें, उससे अचानक मुंह मोड़ लिया है, मुंह फेर लिया उससे? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में देश की जो भी समस्याएं थीं, चाहे वो रुपए की गिरती कीमत की बात हो या फिर शेयर बाजार की बात हो, एक्सपोर्ट्स की बात हो, एक बार भी मोदी जी ने एक लाइन नहीं बोले, वो चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर हो या फिर पार्लियामेंट के बाहर। सवाल इस बात का है, क्या मोदी जी को इस बात का इल्म नहीं, उनको नहीं मालूम है कि इसी देश में 2015 से 2023 के बीच जब वो गद्दी पर बैठे थे, 18 लाख 18 lakhs छोटे छोटे धंधे और कारोबार बंद हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार की रिपोर्ट है। और इसी दौरान तकरीबन 54 लाख लोगों के हाथ से रोजगार चला गया, सिर्फ स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज में। मैं बड़ी फैक्ट्रियों के, बड़े कारखाने या सरकारी नौकरी, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। 54 लाख लोगों का रोजगार खत्म। अब ऐसा नहीं है कि मोदी जी अर्थव्यवस्था पर बोलते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो हर महीने रुपए की गिरती कीमत पर मोदी जी कैमरे पर आते थे और हर महीने मनमोहन सिंह को टोकते थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा।
लेकिन अब जबकि रुपए की कीमत रिकॉर्ड लो है, मतलब इतिहास में रुपया कभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ। $1 के मुकाबले कभी कीमत 87 रुपये होती है तो कभी 86 रुपये होती है। और जिस तरह से फिनेंशियल एजेंसीज बता रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो रुपए की कीमत है $1 के मुकाबले 90 भी हो सकता है, और साल के आखिर में अगर यही हालात रहे हमारी अर्थव्यवस्था के तो ताज्जुब मत करिएगा कि 100 रुपये पार कर जाए, यानी $1 100 रुपये का भी हो सकता है। और आप कल्पना कर सकते हैं कि तब घर के बजट का हाल क्या होगा। लेकिन मोदी जी हैं, एक शब्द नहीं बोले, बल्कि मैं यूं कहूं चीते के बच्चों को दूध पिला रहे हैं आजकल। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब से ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं टैरिफ को लेकर, भारत पर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाना, यानी हमारा जो हिंदुस्तान का सामान अमेरिका जाता है, एक्सपोर्ट्स होते हैं, उस पर वो कस्टम ड्यूटी बेतहाशा बढ़ाने जा रहे हैं। इसको लेकर हमारी जो स्थिति है, माली हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही है। अगर मुझे आप 30 सेकंड दें तो मैं 2 छोटे एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ, पिक्चर और क्लियर होगी। मिसाल के तौर पर इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री, हमारी ताकत है एक्सपोर्ट्स में डायमंड इंडस्ट्री में तकरीबन 35% एक्सपोर्ट कम हो गए, 35% एक्सपोर्ट कम हुए हैं। लाखों मजदूरों की, कारीगरों की छटनी हो रही है, उनकी नौकरी पर, रोजगार पर तलवार लटकी है। ये हालत है इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री की। अगर आप स्टील की बात करें, स्टील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हिंदुस्तान के लिए। स्टील में इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, और न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि चाइना धीरे धीरे हिंदुस्तान का जो स्टील मार्केट है कैप्चर कर रहा है। 62%, जी हाँ 62% चाइना से आयात ज़्यादा बढ़ा है। 62% हम चीन से ज़्यादा इंपोर्ट स्टील कर रहे हैं, यानी चाइना हमारे स्टील के उद्योग को चौपट करता जा रहा है। लेकिन प्रधान सेवक इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि देश में जिस तरह से सोशल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, नागपुर जैसे शहर जहां 300 साल कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, वहां अगर दंगे हो रहे हैं। यूपी में इस बार जब होली थी तो कम से कम 12 ऐसे ज़िले थे जहां मस्जिदों को ढका गया तिरपाल से। अगर ऐसी नौबत आ रही है तो क्या ये नौबत सीधे सीधे हमारे इकॉनमी पर, अर्थव्यवस्था पर चोट कर रही है? और साथ ही साथ जो रुपया है वो भी चौपट हो रहा है, उसकी भी कीमत कम होती चली जा रही है। और अगर ये अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है तो देश किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सवाल है, हमारे आपके परिवार से जुड़ा है, बजट से जुड़ा है। और आज मैंने सबसे बड़े एक्सपर्ट, मैं कहूँगा मेरी निगाह में, प्रोफेसर अखिल स्वामी, इस टॉपिक पर मैंने उनको बुलाया है। उनको गौर से सुनिएगा। जो मैंने कहा वो तो आपने सुन ही लिया है, एक सेकंड ओपिनियन भी लीजिए। देश ऐसे मुश्किल हालात में कहाँ जा रहा है जहाँ प्रधान सेवक कभी सफारी कर रहा है, कभी पॉडकास्ट कर रहा है। कि मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के जो भी हालात हो, लेकिन प्रोफेसर साहब, बांग्लादेश हमसे मैन्युफैक्चरिंग में आगे, वियतनाम हमसे आगे हुआ जो युद्ध से कभी निकला हो, मलेशिया जैसे देश, इंडोनेशिया देश, मैं जापान और कोरिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, ये सब हमसे आगे हो रहे हैं। और जो भारत जिसको अपनी इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता था, जो नेहरू चाहते थे, आज हमारी इंडस्ट्री की जो हालत है, जो हमारा जीडीपी में इंडस्ट्री का शेयर है, वो बांग्लादेश से भी कम, वियतनाम से भी कम है। क्या लग रहा है कि कारखाने क्यों बंद हो रहे हैं? क्या सरकार का, नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं है? देखिए दीपक जी, बाकी देशों जिनका संदर्भ आपने लिया, वो अभी मंदिरों के अंदर मस्जिद नहीं ढूंढ रहे हैं, वो औरंगजेब की कब्र को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल डिफरेंट। हमारे देश के जो आला लोग हैं, इस समय उनका पूरा का पूरा ध्यान उन मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान भटकाना है जो देश के असली मुद्दे नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास 3 घंटे पॉडकास्ट करने का टाइम है। 3 घंटे। क्या दीपक जी, आप भी एक चैनल को चला रहे हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप 3 घंटे अपना टाइम वेस्ट करें? जिस देश के आकाओं का पूरा ध्यान देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, उन कारणों का अभिज्ञान करने के लिए होना चाहिए जिनकी वजह से हमारे देश की उन्नति, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, लेकिन अभी वो सामाजिक बंटवारे की तरफ उनका पूरा ध्यान है।
अर्थशास्त्र की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं, प्राथमिकताएं बिल्कुल गड़बड़ा गई। तो इसीलिए जो देश, जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश हैं, जो कि विकास करना चाहते हैं, वो कम्युनलिज्म से, सांप्रदायिकता से दूर जा रहे हैं। और जो देश जो विकासशील थे, जिनके अंदर बहुत प्रतिभाएं थी, अगर वो धर्म के दलदल में धंसना चाहते हैं, इसका मतलब वो विकास नहीं चाहते, वो देश को धर्म के आधार पे बांटना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड देश का बड़ा अखबार है और मैं ये अखबार देख रहा था। इसमें कहा गया है, आंकड़े दिए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड ने और बड़े ऑथेंटिक आंकड़े हैं कि 2015 से लेकर 2023 ऑलमोस्ट 7 साल, मोदी जी के जो 7 साल थे, जिसमें हमने जीएसटी को भी देखा, हमने नोटबंदी भी देखी और भी कई फैसले देखे, इन 7 वर्षों में भारत को सबसे बड़ा झटका लगा है जो छोटे उद्योग हैं, छोटे कारखाने कस्बों में चलते हैं, छोटे शहरों में चलते हैं। वो ताला उद्योग हो सकता है, वो गारमेंट का छोटा उद्योग हो सकता है। तकरीबन, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इस रिपोर्ट पे, 18 लाख इनफॉर्मल ये जो कारखाने हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, ये बंद हुए हैं इन 7 वर्षों में। और बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है कि तकरीबन 54 लाख लोग जो यहाँ काम करते थे, उनका रोजगार चला गया। अब हो सकता है ये आंकड़ा 1 करोड़ के भी ऊपर हो। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के जो डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी के फैसले थे, उनके जो जीएसटी जो उन्होंने हड़बड़ाहट में उसको लागू किया वो फैसले थे, या उनका मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया, या डिजिटल इंडिया फ्लॉप हो गया, या उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया, क्या मोदी से कहाँ गलती हो गई कि हमारी अर्थव्यवस्था और खासकर हमारे कारखाने बंद होने लगे? देखिए, मोदी जी से सबसे बड़ी गलती हुई कि उन्होंने देश की जो प्राथमिकताएं उन्होंने शुरू में कहा था, वो प्राथमिकताओं से उनका ध्यान हट गया और उनकी वजह से पूरे देश का ध्यान हट गया। आज अब अगर सर्वे करेंगे तो देश का ध्यान कहां है, कौन से मुद्दे हम डिस्कस कर रहे हैं? हम वो मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे जीवन से संबंधित नहीं है। हमारे जीवन से संबंधित क्या चीजें हैं? हमारे जीवन से संबंधित है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नौकरियां मिलें, महंगाई कम हो। महंगाई कब कम होगी? जबकि प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो प्राइसेस कम होंगे। जब आपकी प्रतिस्पर्धा ही आपने खत्म कर दी, छोटे उद्योगों को आपने खत्म कर दिया, केवल बड़े बड़े उद्योगपति कुछ लोगों के हाथ में चला गया, तो मोनोपोली वाली स्थिति आ गई। तो बड़े लोग जैसा चाहेंगे बेचेंगे, जिस दाम पे बेचेंगे तो बेचेंगे। तो एक तरफ तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, सारी शक्ति बड़े उद्योगपतियों के हाथ में जा रही है, और जिस प्रकार से वो चाहता है, जिस दाम पे आपको चाहता है चीजें बेचता है, तो महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि छोटे और मध्यम उद्योग रोजगार सृजन करते थे, बड़े उद्योग कम रोजगार का सृजन करते हैं कंपैरेटिवली। अगर उनका टोटल सेल आप देखें, सेल्स देखें और एम्प्लॉयमेंट देखें, तो आपको पता चलेगा एक छोटा दुकानदार जो महीने में केवल 50,000 रुपए कमाता है, वो भी 3 लोगों को नौकरी देता है। लेकिन जो आदमी 1000 करोड़ का व्यवसाय करता है, वो इतने प्रोपोर्शन में इतने लोगों को नौकरी नहीं देता। तो अगर बच्चों को नौकरी नहीं मिली, अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्या आपने ध्यान दिया? उत्तर प्रदेश के अंदर दीपक जी बता दीजिए, पिछले 10 साल के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री लगी हैं, कितनी इंडस्ट्री लगी हैं? फिर वो बात करते हैं वो उसकी मोबाइल फोन्स की, जिसमें आप केवल असेंबली कर रहे हैं, आप उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। आप बाहर से रॉ मटेरियल, उसके कंपोनेंट्स मंगाते हैं, उसको आप एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि जो हम फोन खरीद रहे हैं, वीवो का फोन या ओप्पो का फोन या शाओमी के जो चाइनीज फोन हम लोग सब खरीद रहे हैं घर घर में, आप कह रहे हैं कि वो भारत में नहीं बनते? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मेड इन इंडिया लिखा रहता है उस पे, मेड इन इंडिया है उस पे, आप कह रहे हैं कि वो भारत में बनते नहीं है। भाई मोदी जी कहते तो जी, जितनी चीजें आप खरीदते हैं जिसमें मेक इन इंडिया रखा है, आप बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वो 100% चाहे पंखे हो चाहे मशीनरी हो, वो मंगाते चीन से हैं, सस्ते में मंगाते हैं, अपना मार्जिन जोड़ते हैं। और आज लाखों लोगों के हिंदुस्तान के अंदर इस बात पे व्यवसाय चल रहा है कि वो चीन के माल को सस्ता लाकर अपनी मोहर लगा के हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया करके बेचते हैं। प्रोफेसर साहब, मोदी जी एक शेर लेके आए थे, बब्बर शेर लाए थे, और उस बब्बर शेर को उन्होंने नाम दिया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। उसका निशान था बब्बर शेर कि ये शेर जहां जाएगा ये दहाड़ेगा और हमारे कारखाने फिर से चल निकलेंगे। यानी जो कोशिश नेहरू ने की थी उससे 10 गुना कोशिश मोदी करना चाह रहे थे। लेकिन ये जो शेर है ये गायब हो गया मेक इन इंडिया का। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार फोकस नहीं थी, और ये जो मेक इन इंडिया था, हर जिले में कारखाना, हर कस्बे में कारखाना, ये सिर्फ हवाई बातें थी, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी, और मेक इन इंडिया बुरी तरह फेल हुआ है?
देखिए दीपक जी, मेक इन इंडिया पूरी तरह से इसलिए फेल हुआ है, उसका कारण यह है कि आपकी जीडीपी गिर रही है। आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो गिर रहा है। इसका मतलब है मेक इन इंडिया फेल हो रहा है। केवल अगर हमारे देश के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचा रखा है तो हमारे किसानों ने बचा रखा है, जिनको उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता। तो जो देखिए, नारे देना, शेर बनाना, हाथी बनाना, इससे अर्थव्यवस्था नहीं इंप्रूव होती है। अर्थव्यवस्था मजबूत इस बात पे होती है कि आप देश का पूरा ध्यान, देश का फोकस, सारा का सारा वार्ता, सारे डिस्कशन जो है वो केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हो। कैसे हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो पॉल्यूशन लेवल है उसको कम किया जाए, कैसे हमारी गंगा यमुना को शुद्ध किया जाए, कैसे हमारे देश के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाया जाए, कैसे महंगाई को कम किया जाए, इस पे ध्यान देने के बजाय जिन चीजों पे ध्यान नहीं होना चाहिए, एक विकासशील देश का, भारत जैसे देश का सारा का सारा ध्यान आज की तारीख में आप कोई चैनल उठा के देख लीजिए, उन चीजों में ध्यान है, असली मुद्दों पे किसी का ध्यान ही नहीं। नहीं, मैं प्रोफेसर साहब भी कह रहा हूँ कि जैसे ये ताज़ी रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, रिकॉर्ड कम हो रहे हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन हम पीछे जा रहे हैं, हम बैक गियर में जा रहे हैं। अगर हमारी फैक्ट्रियां, हमारे कारखाने बंद होते रहे, हमारा उत्पादन कम होता रहा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते रहे, तो क्या ये देश आर्थिक संकट में फंस सकता है? माली हालत हमारी और बदतर हो सकती है, बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ सकती। क्या होगा अगर धीरे-धीरे कारखाने कम होते गए, उत्पादन कम होता गया? दीपक जी, एक चीज और गंभीरता से थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जैसे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब रुपया कमजोर होता है तो निर्यात में फायदा होता है, जब रुपया कमजोर होता है तो आयात में नुकसान होता है। जी। लेकिन आयात आपके बढ़ रहे हैं और निर्यात बढ़ नहीं रहे। इसका माने जो एडवांटेज आपको मिलना चाहिए था, आपके निर्यातकों को एडवांटेज मिलना चाहिए था, वो निर्यातकों को एडवांटेज नहीं मिल रहा है। और आपके जो आयातक हैं वो बाहर से माल मंगा रहे हैं, इसलिए चाइना से आपका इंपोर्ट डबल हो गया और एक्सपोर्ट 15% बढ़ा, क्योंकि सारा माल आप चाइना से बना के हिंदुस्तान में उसकी खपत करा देते हैं। तो चीन के लिए आपसे बेहतर देश कौन हो सकता है? तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार से आप दूसरे ही देशों से चीजों को मंगाते रहे और रुपया कमजोर होने के बावजूद आपका निर्यात नहीं बढ़ा, तो आप सीधे भयावह स्थिति हो जाएगी, और भयावह स्थिति है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ माहौल है, जिस तरह का हिंदू मुस्लिम और जिस तरह से एक सांप्रदायिक तापमान बढ़ा है, क्या यही एक कारण है कि विदेशी कंपनियां भारत से अपना शटर गिरा के वापस जा रही हैं, ये, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है? नहीं, सबसे बड़ा कारण है भाई। देखिए, आप भी दीपक जी खुद सोचिए, अगर आप पैसे वाले बहुत अरबपति होते और आपको कहा जाता अफगानिस्तान में यूनिट लगा लो, आप जो है वहां सीरिया में लगा लो, आप वहां पैलेस्टीन के एरिया में लगा लो, आप लगाते क्या भाई? आप इसलिए नहीं लगाते कि आपको रोज खबरें मिल रही हैं कि वहां पे डिस्टर्बेंस है, वहां बम फूट रहे हैं। यूक्रेन के अंदर लगाते क्या? आप नहीं लगाते। कितना भी पैसा मिलता आप नहीं लगाते। आप सबसे पहले, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो क्या चीज सोचता है? सोशल ट्रैंक्विलिटी हो, सामाजिक शांति हो, धार्मिक शांति हो, विद्वेष ना हो। लेकिन जब विदेशी हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं कभी संभल में देख रहे हैं, कभी नागपुर के अंदर देख रहे हैं। अच्छा, नागपुर वो शहर है जहां के फडणवीस भी हैं और गडकरी साहब भी हैं, और उसके बावजूद शहर के अंदर इतना विकसित राज्य। तो इसका मतलब यह है कि आप विदेश को क्या छवि देना चाह रहे हैं? गंगा जल दे रहे हैं, ठीक है, गंगा जल अपने घर में रखिए, उनसे जाके कहिए तुलसी कबाड़ से कि हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के अंदर हम शांति में जा रहा हूं वापस हिंदुस्तान के अंदर अब कोई सोशल अनरेस्ट नहीं होगा। पूरा देश 142 करोड़ एक साथ मिलकर चलेंगे, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होगा, कोई स्टालिन, कोई हिंदी और साउथ का वो नहीं होगा, कोई डिलिमिटेशन के परेशानी नहीं होगी, पूरा मणिपुर को शांत किया जाएगा। आप कृपा करके हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री लगाइए और हमारे बच्चों को रोजगार दीजिए। लेकिन हमारे लोगों को अगर विदेश भेज देंगे आप, बड़े बड़े अरबपति लोगों को, सारे विदेश के गरीब लोग हमारे देश के अंदर आ जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसके बाद अर्थव्यवस्था तो बर्बाद हो ही जानी। एक बहुत बड़ा कारण जो है, प्रोफेसर साहब ने कहा कि नोटबंदी एक कारण था, जीएसटी भी एक कारण था, लेकिन इससे बड़ा कारण है जो सोशल अनरेस्ट है, जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। और महाराष्ट्र जो हाईएस्ट जीडीपी स्टेट है, इस देश का रिचेस्ट स्टेट है, अगर वहां दंगे भड़केंगे, उस नागपुर में जहां 300 साल से कभी दंगा नहीं हुआ,
अगर नागपुर बेल्ट और मुंबई बेल्ट यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी, तो विदेशी कंपनियां यहाँ शटर गिराएंगी, कारखानों पर इसका असर होगा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर होगा और अंततः अगर हमारे कारखाने बंद होते जाते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स बंद होते हैं, तो आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। ना सिर्फ बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और रुपए की जो टूटती कीमत है, इसकी स्थिति और ज़्यादा खराब होगी। तो इसलिए प्रोफ़ेसर साहब का ये कहना है कि अर्थ और कहीं न कहीं देश का जो कानून व्यवस्था ये जुड़ी हुई है, चोली दामन का साथ है। कानून व्यवस्था ठीक रखिए, फ़ोकस करिए बजाय हिंदू-मुस्लिम पे फ़ोकस करिए इंडस्ट्री पे। इंडस्ट्री पे फ़ोकस करेंगे, तभी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और तभी जो है कहीं न कहीं खुशहाली, अमन-चैन हो सकता है। प्रोफ़ेसर साहब आए बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।